નમસ્કાર, સત્તાના સવાલમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું કિંજલ। કાર્યક્રમમાં વાત કરીશું આજે એક એવા નેતા સાથે કે એક એવા વ્યક્તિત્વ સાથે કે જેમને રાજકારણ વારસામાં મળ્યું છે, જેમની માટે એવું માનવામાં આવે છે કે આગામી સમયમાં ગુજરાતમાં પિતાના વારસાને આગળ વધારશે, પરંતુ હાલ તેમને પણ પોતાની રાજકીય જગ્યા બનાવવા માટે સંઘર્ષ કરવો પડી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે। જોકે તેમણે હાર નથી માની, કેમ કે રાજકીય કોઠાસૂઝ એ તેમને ગળથૂથીમાં મળી છે। જી હા, આજે આપણે વાત કરીશું કોંગ્રેસના આત્મવિશ્વાસ સાથે ઉભરી રહેલા યુવા ચહેરા મુમતાઝ અહેમદ પટેલ સાથે। मुमताज जी, आपका खूब खूब स्वागत है। मुमताज जी, जिस तरह से इलेक्शन है, 2 फेज़ में वोटिंग ख़त्म हो चुकी है, अब गुजरात की 25 सीटों पे 3rd फेज़ में वोटिंग होने वाला है, किस तरह से तो पहले चुनाव को आप देखते हैं, ये बताइए। आपने 26 की जगह 25 बोला। हाँ, तो स्टार्ट करूंगी मैं लोकतंत्र की हत्या से जी। तो इसी वजह से इंडिया अलायंस जो है पूरे देश में साथ आई है, क्योंकि लोकतंत्र को हमें बचाना है। आपने जो सूरत में देखा, अब आपने कल मध्य प्रदेश में देखा, तो ये चीज़ की वजह से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं सब साथ में मिलके, और उम्मीद पूरी रखते हैं कि सत्ता वापस आएगी और इनकी सत्ता जाएगी। पर मुमताज जी, जैसे आपने बोला कि इंडिया अलायंस का ये विज़न है कि लोकतंत्र बचाना है, पर कांग्रेस अपने ही लोगों को क्यों नहीं बचा पाती है? अगर बात हम सूरत की करें या बात हम इंदौर की करें, ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस के प्रत्याशी को इंदौर में पर्चा भरने से पहले ही वो चले गए, बीजेपी में ज्वाइन हो गए। सूरत में नीलेश कुंभानी का फॉर्म रद्द हो गया, उसके बाद सारे लोग एक बाद एक अपना जो उम्मीदवारी था वो अपना विड्रॉ करने लगे। लेकिन आखिर एक सवाल हमेशा रहा है कि कांग्रेस अपने लोगों को ही संभाल नहीं पा रही है। व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं इसमें, और कहीं ना कहीं जो दबाव है शायद जो अभी सरकार का है, हम हमेशा यही बोल रहे हैं कि मनी एंड मसल पावर, भय की राजनीति, दबाव की राजनीति कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये बात है। जी बिल्कुल, हम लोगों को और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे लोग रुक क्यों नहीं रहे हैं, पर जो जा रहे हैं वो व्यक्तिगत कारण और कहीं ना कहीं अपने रीजन से ही जा रहे होंगे। मैं यही कह सकती हूँ। ये नहीं लग रहा है कि जो जा रहे हैं उनको कांग्रेस जाने भी दे रही है? हम ये जो बात कर रहे हैं, अगर हम सूरत और इंदौर छोड़ भी दें, आप देखिए कि दिल्ली से लेके गुजरात तक आपके जितने अच्छे अच्छे लीडर्स थे, जो कांग्रेस की स्ट्रेंथ थे, वो छोड़ के जा रहे हैं। गुजरात में आप अर्जुन मोढवाडिया की बात ले लीजिए, या तो आप सिंधिया परिवार की बात ले लीजिए। क्यों ऐसा हो रहा है कि जिनके नाते कभी गांधी परिवार के साथ इतने गहरे थे, अहमद पटेल थे तब इतने गहरे थे, अब वो कांग्रेस से अलविदा कर रहे हैं? फिर से मैं कहूँगी व्यक्तिगत कारण रहे होंगे। अब इसमें मैं डीप तो कुछ कह नहीं पाऊँगी, शायद कोई नाराज़गी हो। कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश करी है कि सबको साथ में रखे। बट एक विचारधारा की बात मैं हमेशा करती हूँ कि अगर आपको कोई नाराज़गी भी हो, परिवार है, सबको साथ में मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि आप सब एक परिवार इसलिए हो क्योंकि आप एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो इतना आसान नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि जो बाकी जो इतने नेता बचे, और हम जैसे जो नए लोग भी हैं, हम लोगों पे दबाव नहीं है क्या? पर हम लोग जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं वो इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हम उसकी आइडियोलॉजी में मानते हैं। पर मुमताज जी, कहीं ना कहीं दबाव आपके ऊपर कांग्रेस पार्टी से भी है? आप कांग्रेस में भी नाराज हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी डिसअपॉइंटेड, मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया था बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहती थी कि भरूच की सीट कांग्रेस पार्टी ही लड़े। बहुत दुख होगा कि इस बार मेरे पास कांग्रेस पार्टी को वोट देने का कोई विकल्प ही नहीं होगा अपने गांव से, अपने बूथ से। पर जो डिसीजन या जो निर्णय लिया गया है वो पार्टी इंटरेस्ट और एक लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन में लिया गया था, तो उसके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी। पर मुमताज जी, अगर हम भरूच की बात करें तो ये माना जाता है कि सालों से बीजेपी वहाँ से जीत रही है और अहमद पटेल की वो ज़मीन रही है, तो कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी रही कि उसी ज़मीन को अलायंस में दे दिया गया? तो ये अलायंस जो था पैन इंडिया लेवल पे था। और बहुत बारीकियां होती हैं जब आप अलग अलग विभिन्न पार्टियों के साथ निर्णय लेते हैं सीट शेयरिंग पे। तो कोई ना कोई कारण रहा होगा जिसमें भरूच सीट पे नेगोशिएशन शायद कांग्रेस पार्टी के फेवर में नहीं कर पाए, और कोई बात नहीं। पर आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस पे इतनी हावी है कि जो सीट भरूच
उस सीट पे ही उनको अलायंस चाहिए था, या तो कांग्रेस को भी ये लग रहा था कि मुमताज़ को भी अगर हम चुनाव के मैदान में उतारेंगे तब भी वहाँ पे जीत नहीं पाएंगे? कांग्रेस को आप पे भरोसा नहीं था या आम आदमी पार्टी का इतना प्रेशर था उस सीट पे? आई होप मेरे पे भरोसा था, और मैं अगर भरोसा नहीं भी था तो मैं आज फिर भी कहना चाहूँगी टीवी के माध्यम से कि मैं खरी उतरूँगी, मैं पूरी मेहनत करूँगी हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए। मुमताज़ जी, लोग काफ़ी ये बात कर रहे हैं काफ़ी समय से कि मुमताज़ जी पैराशूट की तरह आ गई हैं और इसलिए उनकी जो स्वीकृति होनी चाहिए ग्राउंड पे वो नहीं है। आखिर ऐसी बात क्यों है? अहमद पटेल जब तक जिंदा थे तब तक क्या मुमताज़ जी फ्रंट फुट पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आई थी? क्या रीज़न रहे थे? पहली बात, बार बार कह चुकी हूँ पब्लिक में कि वो राजनीति से हम लोगों को दूर रखते थे, पर शौक और राजनीति में आना हमेशा से रहा है, क्योंकि उसी के बीच में पली बड़ी हूँ। ब्लड में आ गया है, ब्लड में, जी बिल्कुल। और शायद वो आज जिंदा होते तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इस वक्त उनके साथ में चुनावी मैदान में होती। लगातार कांग्रेस पे ये आक्षेप लगता है कि परिवारवाद इस पार्टी में देखने मिल रहा है, बीजेपी का ये आक्षेप है। अगर हम इसी तर्ज पे बात करें तो गांधी परिवार की अगर हम बात करें तो गांधी होने का बेनिफिट राहुल गांधी को मिला, प्रियंका गांधी को मिला, लेकिन अहमद पटेल के जब परिवार की बात आती है तो मुमताज़ पटेल के लिए मायने बदल जाते हैं। ऐसा क्यों है? नहीं, आप परिवारवाद की बात जो है ये एक परसेप्शन बैटल शायद गांधी परिवार को टारगेट करने के लिए भाजपा की तरफ से ही शुरू किया गया था, ताकि लोगों के माइंड में ये चीज़ डाली जाए। कहाँ परिवारवाद नहीं है, पॉलिटिक्स में हर पार्टी में है, किसी भी फील्ड में। लॉयर के घर में देख लीजिए, लॉयर्स भरे पड़े होंगे, डॉक्टर्स की फैमिली में देख लीजिए, डॉक्टर्स भरे, उसको भी आप क्या परिवारवाद बोलेंगे? आप समझ रहे हैं? आप किसी भी बिजनेस में जाइए, वो तो उसी सिर्फ बीजेपी का एक एजेंडा है गांधी परिवार को टारगेट करने के लिए। और रही बात जो आपने सवाल पूछा, तो आपने वर्ड एक अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया था, पैराशूट। तो मैं राजनीति में कहीं रही नहीं थी, पली बड़ी ज़रूर थी। मुझे भी वक्त चाहिए। जब मुझे 2022 में कहा विधानसभा लड़ने के लिए, तब मुझे खुद लगा कि अभी मेरे पास ना एक्सपीरियंस है और ना ही कोई अभी मैं तैयार नहीं हूँ, राइट? तो अब मैं पिछले 2 साल से ग्राउंड पे काम कर रही हूँ, लोगों के बीच में हूँ। अभी भी लगता है इट्स पॉलिटिक्स इज अ लर्निंग प्रोसेस और एक्सपीरियंस से आता है। तो पैराशूट, अगर कह सकते हैं कि उस वक्त आप तैयार नहीं थी, तब पार्टी आपकी तैयार थी, लेकिन अब आप तैयार हैं तो पार्टी आपको इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स में डालने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, पार्टी भी सोच समझ के निर्णय लेती है, तो हो सकता है कि ये सही वक्त नहीं है। ये आपको लगता है मुमताज़ जी कि आपकी कहीं ना कहीं शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव से हो सकती थी? क्योंकि भरूच के बाद एक जिस तरह से बात आई कि नवसारी में भी मुमताज़ पटेल का नाम आगे आ रहा था, वहाँ से भी नाम हटा दिया गया। तो ये क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स में मुमताज़ पटेल जाना चाहती हैं तब उनको कांग्रेस ही पीछे कर रही है? नवसारी की जी बात आ रही थी, तो उसके पीछे आइडिया था कि हम लोग कोशिश करके एक फाइट देंगे, एक रिवाइवल शुरू करेंगे साउथ गुजरात में, क्योंकि यही एक मौका था 2024 के चुनाव का। पर पार्टी मौका किसने नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं दिया। पार्टी बहुत चीज़ों को देखकर निर्णय लेती है, तो शायद सही वक्त रहा नहीं होगा। और आगे जाके देखते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि पार्टी को जब लगेगा कि जहां मेरी ज़रूरत है और जहां मैं कोई रोल प्ले कर सकती हूँ, तो वहां मुझे मौका दिया जाएगा। मुमताज़, कभी ऐसा लगता है कि शायद अगर अहमद जी जिंदा होते तो आपकी ये जो स्ट्रगल है वो कम हो सकती थी या तो बढ़ सकती थी? क्या होता अगर वो जिंदा होते? एक और कारण था जो मुझे अब समझ आ रहा है कि क्यों हमें दूर रखते थे, क्योंकि अगर हम एक परिवार उनके साथ जुड़े रहते राजनीति में, तो हम शायद उनका एक हैंडीकैप बन जाते, हमारे को इस्तेमाल किया जाता उनको काफ़ी चीज़ों में रोकने टोकने के लिए। तो इस वजह से हमें भी प्रोटेक्ट कर रहे थे और हमसे ज़्यादा खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे। जी, अहमद जी के लिए हमेशा ये कहा गया है कि वो भले कांग्रेस के साथ रहे हैं, लेकिन उन्होंने सबको मदद की है। एक अलग टाइप का उनका ऑरा था। सरकार रही हो या विपक्ष रहा हो, सबके साथ उनके अच्छे टर्म्स रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री भी कभी कभी अहमद पटेल के साथ के अपने किस्से हैं वो भी शेयर करते हैं। आपने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमद पटेल के बीच की कोई कन्वर्सेशन देखी है, कोई मीटिंग देखी है, कभी घर में कोई बातचीत हुई है?
नहीं, टू बी ऑनेस्ट नहीं, मुझे ये पता है कि आए थे, बहुत पहले की बात है ये, और मेरी माता ने भी मुझे बताया है। पर जी, जो आपने कहा बिल्कुल कि एक अलग ऑरा था और सबके साथ बहुत प्रेम से उनका स्वभाव रहता था। अभी भी मैं सुनती हूँ आपके मीडिया फ्रेटर्निटी से ही, इतने लोगों के पास से, बाकी लोगों से भी किस्से कि किस तरीके से सरकार चाहे भाजपा की अभी भी रही हो पिछले 10 वर्ष में, पर उनके बच्चों के स्कूलों के एडमिशन मेरे पिता करा रहे थे जी। तो काफ़ी ऐसे वाक़े, जब नई नई सरकार बनी थी 2014 में, तो घरों, उससे पहले की बात करिए, सॉरी, जब यूपीए की सरकार थी तो भाजपा के जो एमपीज थे, मिनिस्टर्स थे, उनके लिए घर की एलोकेशन, ये सब चीज़ें, ऐसी बहुत चीज़ें थी जिसमें कभी मेरे पिता ने भेदभाव नहीं किया। तो आपको लगता है कि अहमद जी के ना होने से कांग्रेस में जो एक वैक्यूम खड़ा हो रहा है और लगातार कांग्रेस टूट रही है, अहमद जी के जाने के बाद उनको कोई स्ट्रेटेजिक सेट कर पाए, पॉलिटिकल डिसीजन ले पाए, ऐसा कोई नहीं मिला? अभी पिछले हफ्ते कुछ सीनियर लोगों के साथ डिनर कर रही थी, मीडिया से भी और अदरवाइज, तो ये बात निकली उनके बारे में, और बड़े राइटली कहा कि किसी ने पूछा होगा शायद अभी करंट कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई आप लोगों का सिस्टम क्या है, तो उन्होंने बोला कि हमारा सिस्टम था अहमद भाई, अहमद भाई वॉज द सिस्टम। तो कहीं ना कहीं उन सबको ये कमी महसूस हो रही है। तो अगर कोई दूसरा स्ट्रेटेजिक, क्योंकि हमेशा राजनीति में होता है कि एक बोलते हैं कि स्ट्रेटेजी और एक होती है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, तो आपको लग रहा है कि जो वैक्यूम है और उसके बाद जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए टफ कॉल हो सकता है? नहीं, देखिए, टफ कॉल इसीलिए भी है बिकॉज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द करंट डिस्पेंसेशन। तो ऐसा, तो इस तरह की विंडिक्टिव राजनीति, इस तरह की जो फैसिस्ट गवर्नमेंट हमने शायद देखी नहीं है। अभी जब मैं ये बोलूँगी तो मुझे ट्रोल किया जाएगा कि इमरजेंसी, बट इमरजेंसी भी जब लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी की सरकार में, तो उसके बाद आपने गवर्नमेंट को डिसमिस करके फिर से फ्रेश इलेक्शन बुलाए। आप समझ रहे हैं, इमरजेंसी के बाद फ्रेश इलेक्शन हुए जिसमें सरकार पूरी गिर गई, और फिर इलेक्शन हुए तो फिर वापस जीत के आए। तो इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस। आज की सरकार में आपको लगता है कि अगर बोलेंगे भी कि फैसिस्ट गवर्नमेंट है, या खुद की सरकार गिरा के बोलेंगे फ्रेश इलेक्शन कराएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको आज भी कांग्रेस पे फेथ है कि ये पार्टी को कभी ना कभी लोग स्वीकारेंगे? ये पार्टी बनी गई थी देश को आज़ाद करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बनी गई थी। पर उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली, तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जिस हालात में इस देश को संभाला, तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो पल्स समझती है। मुमताज़ जी, आखिर ऐसी क्या वजह रही है? क्योंकि अब आप खुद पॉलिटिक्स में आ चुके हैं और आपने जिस तरह से कहा कि आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, ऐसी क्या वजह रही है? क्योंकि हमेशा देखा गया है कि जब भी लोगों का एक गुबार होता है, लोगों की नाराज़गी होती है, तो सरकार बदल जाती है। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, अगर हम गुजरात में बात करें तो काफ़ी वक्त रह गया, कांग्रेस ने सरकार देखी नहीं है। थर्ड टर्म में हैट्रिक की बात भाजपा कर रही है। आखिर ऐसी क्या बात है कि पब्लिक पल्स कांग्रेस नहीं पकड़ पा रही है, या तो पब्लिक को कांग्रेस पे भरोसा नहीं है? क्यों वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है कांग्रेस? नहीं, मैं ग्राउंड पे हूँ और मैं ग्राउंड पे काफ़ी जगह पे रही हूँ। पब्लिक थक गई है, पब्लिक बदलाव चाह रही है, पब्लिक डरती है। किससे? सरकार से, क्योंकि अभी ऐसी इतनी जगह हम जाते हैं, कांग्रेस सपोर्टिंग जो बिजनेसेस भी हैं वो बोलेंगे कि हम यहाँ पे मीटिंग नहीं कर सकते हैं। लोग आने से डरते हैं, लोगों को लगता है कि हमारी फ़ोटो अगर सोशल मीडिया पे पहुँच गई कि हम कांग्रेस की मीटिंग में हैं, तो हमारा बिल्डिंग तोड़ दिया जाएगा, हमारा बिजनेस ठप कर दिया जाएगा, हमारे बच्चों के ऊपर कोई काज आएगी, हमारे बच्चों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पब्लिक डर रही है बाहर आने से, पब्लिक के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, पब्लिक को धमकी दी जा रही है, तो पब्लिक चाहेंगे भी तो कैसे निकलेंगे? मतलब कांग्रेस उसमें ऑप्शन नहीं बन पा रही है? नहीं, कांग्रेस ऑप्शन है, कांग्रेस को ऑप्शन मतलब पब्लिक को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि ये डर है, ये डर में से हमें कांग्रेस बाहर निकाल सकती है, ये भरोसा तो नहीं है ना, आप जिस तरह से बात कर रही हैं? नहीं, आप ये देखिए, जब 2012 में अन्ना हजारे मूवमेंट शुरू हुआ था और जब एक लोगों का आक्रोश बढ़ रहा था कि भाई ये सरकार हमें नहीं चाहिए, लोग सड़क पे उतरे थे और सरकार ने उन्हें सड़क पे उतरने दिया। जी।
ये फर्क है। अगर सरकार उस टाइम पे जैसे आज की सरकार है भाजपा की, अगर डंडा चलाती और भय की राजनीति यूज करती तो पब्लिक जमीन पे नहीं उतरती और पब्लिक ये सरकार को बदलने नहीं देती। आज वो करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है क्योंकि एक तो परसेप्शन क्रिएट किया गया है, एक तरफा नैरेटिव सेट किया गया है, तो और इसको दूसरा बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे? लड़ रहे हैं, इसीलिए इतनी सारी पार्टियां साथ में आई हैं। जो शुरुआत में मैंने बोला लोकतंत्र को बचाने की बात है। आप कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाएंगे, लेकिन ये जो एनडीए गठबंधन है या बीजेपी है, ये तो ये कह रही है कि ये लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये पूरा अलायंस करके बैठे हैं। तो आप ये बताइए कि सरकार को तो कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता। सरकार को भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जवाब मिलते सवाल बिल्कुल जवाब मिलते हैं। सवाल मेरा मुमताज जी ये है कि कांग्रेस, क्या आपको लग रहा है कि 2024 के चुनाव के बाद कमबैक कर पाएगी देश में? बिल्कुल कमबैक कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस ही वो एक पार्टी है जो इस देश को संभाल सकती है। अच्छा, और आप अगर हम मुमताज जी के बारे में बात करें, मुमताज जी क्या चाहती हैं? उन्होंने अपना विजन, अपना करियर कहाँ देखा हुआ है? उनका क्या ड्रीम है? मुझे ग्राउंड कनेक्ट पसंद है, मुझे लोगों के बीच में रहना पसंद है, और मैं डे 1 से, जब शायद मेरे पिता की डेथ हुई थी और मुझसे पूछा गया सवाल कि आप क्या चाहती हैं, तो मैंने कहा अगर जनता चाहती है कि मैं उनका प्रतिनिधि बनूं तो मैं ज़रूर बनना चाहूँगी, और एक दिन पार्लियामेंट में अपने लोगों को रिप्रेजेंट करके आई वॉन्ट टू बी अ लॉ मेकर, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द चेंज। पर कहाँ से? जमीन कहाँ पे है मुमताज जी की? भरूच की बेटी। पर बात तो ये कही जा रही है कि जिस तरह से भरूच की बेटी को टिकट नहीं दी गई, इस बार इलेक्शन पॉलिटिक्स में उनको चांस नहीं मिला, उसके बाद भरूच की बेटी नाराज़ हो गई और दिल्ली चली गई। तो आखिर भरूच की बेटी आजकल कर क्या रही हैं? भरूच की बेटी देश भर में जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रही है। गुजरात में कहाँ पे प्रचार कर रही हैं आप? गुजरात में अभी मैं कल भुज से वापस आई हूँ, कल मैं जूनागढ़ जा रही हूँ, परसों मैं नवसारी जा रही हूँ, फिर मैं पंजाब, हर जगह जाने वाली हूँ। भरूच में क्यों नहीं कर रही हैं प्रचार? भरूच में प्रचार अभी मुझे मौका नहीं मिला है, पहली बात। दूसरा कि भरूच में ऑलरेडी हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस लगी हुई है, और अभी तक जो मैंने जहाँ जहाँ प्रचार किया है, मैंने अभी तक इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस की सीटों पर प्रचार किया है। तो आपको कहीं ना कहीं अभी भी मलाल है भरूच में जो अलायंस हुआ है उसको लेके? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। मुझे अभी तक जहाँ जहाँ से जिन कैंडिडेट्स का मुझे फ़ोन आया है, मैं जहाँ जहाँ मुझे बुलाया गया है मैं गई हूँ। अभी तक मेरे को भरूच की बेटी को बुलाया नहीं गया है, शायद इस वजह से। मुमताज जी, आखिरी सवाल, कांग्रेस के आने वाले दिन आप कैसे देख रही हैं? और मुमताज जी, कब तक जो आपने अपना ड्रीम बनाया है, आपने अपना ड्रीम देखा है, वहाँ पे कब तक पहुँचेंगी, कैसे पहुँचेंगी? कांग्रेस के तो मैं अच्छे दिन ही देख रही हूँ, और कांग्रेस के अच्छे दिन के साथ साथ देश के अच्छे दिन देख रही हूँ। रही बात मेरी ड्रीम की, तो इट्स नॉट अ ड्रीम, ये जो है ये कुछ करने का, और समाज के प्रति, देश के प्रति। हम समाज सेवा में लगे हुए थे, पिताजी भी हमारे यही चाहते थे कि आप समाज सेवा करो, पर आज के ज़माने में समाज सेवा करना विदाउट एनी पावर इज़ नॉट ईजी। और मेरे हिसाब से तो पॉलिटिक्स समाज सेवा ही है, क्योंकि आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो, आप प्रतिनिधि लोगों के क्यों बन रहे हो, आप रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हो क्योंकि आप उनके लिए काम करें, तो वो भी तो वो समाज सेवा ही हुई, तो वही करना चाहती हूँ मैं। धन्यवाद मुमताज जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो આ હતા કોંગ્રેસના યુવા નેતા મુમતાજ પટેલ। ખૂબ જ સ્વસ્થતાથી વાત કરી રહ્યા છે કે કોંગ્રેસ કમબેક કરશે 2024 બાદ। કોંગ્રેસના દિવસો સારા હશે, તેની સાથે લોકોમાં પણ કોંગ્રેસની સ્વીકૃતિ છે તે જોવા મળશે। જ્યાં સુધી વાત તેમની પોતાની છે તો હાલ તેમને કોઈ નારાજગી નથી, પરંતુ હા તેમનું સપનું છે એક દિવસ પાર્લામેન્ટ સુધી પહોંચવાનું। તે સપના પર તે અડગ રહેશે। જમીન કઈ હશે તે આગામી સમયમાં ખબર પડશે, પરંતુ ફ્રન્ટ ફૂટ પોલિટિક્સમાં મુમતાજ પટેલ કાયમ જોવા મળશે।